नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुण भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि आपका फेवरेट शो योर मनी इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें यहाँ पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। और शो में आज हमारे साथ है मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। विरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। तो विरल जी से हम दर्शकों के पोर्टफोलियोज पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि रोजाना हम योर मनी में एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो सीधा निवेशकों से जुड़ा हुआ होता है। और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है जो कि है फोकस म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, फोकस म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ये फंड शॉर्ट टर्म वालों के लिए ठीक है या फिर लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं? इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, क्या कुछ रिस्क भी रहता है और क्या ये सच में आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपसे सर सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, फोकस फंड्स की बात करें तो किस तरह के फंड्स ये होते हैं और क्यों इन्हें फोकस फंड कहा जाता है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा दीपाली के ये जो कैटेगरी है वो मैं उसको पर्सनली मिनी पीएमएस कहता हूं, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अलग अलग आते हैं जहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 लाख होती है। म्यूचुअल फंड के जितने भी कैटेगरीज अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे कम स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जो बनाती है वो वाली कैटेगरी यानी फोकस्ड फंड की कैटेगरी, जहां पे मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही निवेश कर सकते हैं फंड मैनेजर। तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाती है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो वैसे देखने जाए तो ब्रॉडली काफी डाइवर्सिफाइड होता है। फ्यू स्टॉक्स, हाई कन्विक्शन और कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स, ये फोकस्ड फंड की खासियत है। राइट सर, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जब हम इसमें निवेश करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए है या फिर जो लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं उन्हें ही फोकस फंड्स में जाना चाहिए? देखिए, हम टाइम होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचते हैं ना दीपाली, तो हम शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म, अगर शॉर्ट टर्म अगर 1 से 3 साल देखें तो डेफिनेटली उसके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहता है, हाई वॉलेटिलिटी रहती है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म में मैं ना कहूंगा। 3 से 5 साल अगर देखिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न यहाँ पे जुड़ा हुआ है फोकस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के साथ, रिस्क को समझते हैं और 5 साल का टाइम होराइजन लेकर चलना चाहते हैं तो फोकस्ड कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 5 to 10% ओवरऑल अगर आपका टाइम होराइजन मीडियम है। बट अगर आपका टाइम होराइजन मोर देन 5-7 ईयर्स है तो डेफिनेटली उसके लिए ये बेस्ट कैटेगरी है जहां पे अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है ऐसे फोकस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के साथ। और वहां पे आप 10 से 15% का भी एक्सपोजर ले सकते हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो में फोकस्ड फंड के साथ। ऑल राइट, तो लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो फोकस फंड्स आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। सर, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी को फोकस म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो तो सबसे पहले कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखें और किस तरह से इसमें शुरुआत की जानी चाहिए? देखिए, पहले तो ध्यान में रखिए कि 30 स्टॉक से ज्यादा पर्टिकुलर फंड मैनेजर ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी फोकस्ड फंड में निवेश नहीं करेंगे, यानी 30 स्टॉक्स रहेंगे। हाई क्वालिटी और लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्टफोलियो बनाते हैं। लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप में ज्यादा निवेश करेगा या मिड कैप में ज्यादा निवेश करेगा या स्मॉल कैप में करेगा। एज पर दी मार्केट, एज पर दी कन्विक्शन, फंड मैनेजर मैक्सिमम 30 स्टॉक्स के आसपास इसमें निवेश करेंगे। अभी अपसाइड काफी स्ट्रांग हो सकता है, ध्यान में ये रखना है, काफी वॉलेटाइल भी हो सकता है, डाउन साइड भी शार्प आ सकता है, यानी वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा हो सकती है। तो जिनको भी निवेश करना है ऐसे पर्टिकुलर कैटेगरी में,
तो एसआईपी काफी एक अच्छा रूट हो सकता है। हम हमेशा कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के रूट से करिए, क्योंकि देखिए मार्केट काफी फ्लक्चुएट भी होता है, वॉलेटाइल भी होता है। एसआईपी रिस्क को रिड्यूस करती है और टाइमिंग को पॉइंट ऑफ व्यू से भी एसआईपी बेनिफिशियल होता है, तो एसआईपी पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश कर सकते हैं। अगर आप लमसम निवेश करना चाहते हैं, आपके पास लमसम पैसा है, तो एसटीपी के तौर पर आप 3 से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप धीरे धीरे करके ऐसे फोकस्ड कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। आइडियल एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 to 15% एलोकेशन आप रख सकते हैं। जब आपका टाइम होराइजन 7 साल 10 साल से ज्यादा का है, तब आप रख सकते हैं। और स्टॉक पिकिंग जो रहेगी यहाँ पे फंड मैनेजर की, वो क्वालिटी पिक रहेगी। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस अगर देखें, डेफिनेटली पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में तो गारंटेड नहीं है, बट ये कैटेगरी के जो अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स आए हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स काफी अच्छे आए हैं ये पर्टिकुलर कैटेगरी के। ऑलराइट सर, जिस तरह से आपने मेंशन किया कि वॉलेटाइल मूवमेंट यहां पर देखने को मिलती है, ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि फोकस फंड से जुड़े हुए सबसे बड़े रिस्क क्या हैं, या फिर ये कहें कि निवेशकों को किन चीजों से सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। देखिए दीपाली, 5 ऐसे रिस्क मैंने डिफाइन किए हैं फोकस्ड कैटेगरी के साथ। पहले तो कंसंट्रेशन रिस्क, क्योंकि जैसे कहा मैंने मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में डालते हैं तो कंसंट्रेशन रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है। अगर ये 30 में से कम 3 4 5 स्टॉक्स गिर जाते हैं और काफी अच्छे नेगेटिव रिटर्न से गिरते हैं, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट पड़ सकती है। तो कंसंट्रेशन रिस्क, वॉलेटिलिटी रिस्क भी है, क्योंकि देखिए हालांकि इक्विटी ही है, स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो वॉलेटिलिटी रिस्क भी ज्यादा है। फंड मैनेजर रिस्क भी है, क्योंकि देखिए फंड मैनेजर जब अपना पोर्टफोलियो बनाता है और वो पर्टिकुलर अपने सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन, थोड़ा बायसिस भी हो सकता है कि नहीं, मुझे उसको वो पर्टिकुलर फंड मैनेजर को ये पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा बायसनेस लगता है कि भाई ये सेक्टर अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। और कई कुछ कारणवश अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाता है, तो फंड मैनेजर का भी रिस्क होता है कि अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाता है तो ये ऐसे वाले फंड्स में ज्यादा मूवमेंट और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देखिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये नहीं है। आप मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जब सोचते हैं, तभी ही आपको ऐसे पर्टिकुलर फंड के कैटेगरी में निवेश करना चाहिए। ऑलराइट सर, तो रिस्क फैक्टर की बात हो गई, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या ऐसा भी संभव है कि कम कंपनियों में पैसा लगाकर फोकस फंड्स में एक पोर्टफोलियो को तैयार किया जाए या फिर उसको डाइवर्सिफाई करने में मदद मिल सके? डेफिनेटली, देखिए कैसा है, जैसे मैंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब देखो यहाँ पे फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंड मैनेजर अगर सुलझा हुआ है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, मार्केट के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जब टाइम करता है पर्टिकुलर सेक्टर और स्टॉक्स में, तो कम स्टॉक्स में भी काफी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। और फोकस्ड फंड में ये भी देखा गया है कि जो चर्निंग, यानी स्टॉक्स एक स्टॉक्स में से निकल के दूसरे स्टॉक्स में जाना, वो बहुत कम देखा गया है। तो उनका जो मोटिव रहता है वो लॉन्गर टर्म रहता है, बाय एंड होल्ड का रहता है। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के साथ मिनिमम स्टॉक्स, यानी ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और बाकी सारे कैटेगरी से, तो कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से कम स्टॉक्स से भी अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन, रिटर्न जनरेशन हो सकता है और डाइवर्सिफिकेशन बन सकता है। ऑलराइट सर, लास्ट में ये भी जानना चाहेंगे कि टैक्सेशन लाइबिलिटी के हिसाब से क्या कुछ नियम इसमें होते हैं, एक निवेशक को इसके बारे में क्या जानकारी जरूरी है? देखिए दीपाली, टैक्सेशन कोई डिफरेंट टैक्सेशन नहीं है, इक्विटी टैक्सेशन ही है। लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो आपको 12.5% का जो टैक्सेशन है वो लगता है ये पर्टिकुलर कैटेगरी में। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। काफी सरल भाषा में आपने बताया कि अगर किसी निवेशक को फोकस फंड में जाना है तो उसके लिए क्या डूज और डोंट्स रहेंगे, और खास तौर पर जो बड़ी बात निकल कर आई कि रिस्क इसमें रहता है, लेकिन बशर्ते अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो वाकई ये आपको अच्छा रिटर्न भी देते हैं। चलिए सर, बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं पंजाब से मनोज शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सर। जी नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम मैंने ना अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा है,
मेरा करीब 1,60,000 का पोर्टफोलियो है और SIP कर रहा हूँ मैं अपने 6 फंड में। एक तो मैम मैं निकोन का अपना मल्टी एसेट है उसमें 2,000 और उसके बाद अपना मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड उसमें भी 2,000 है और क्वांट का है उसमें मैम 1,500, HDFC मिड का है उसमें 1,000 और मोतीलाल ओसवाल मिड का है उसमें भी 500 रुपये। ऑल राइट सर, तो आपका जो लक्ष्य है वो है 20 साल में 1 करोड़ का। आपकी एज कितनी है सर अभी? अभी तो मैम 36 है। ऑल राइट, तो विरल जी इनके पोर्टफोलियो पर एक नजर डालना चाहेंगे। सिप कर रहे हैं 7,000 की और जो करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 1,66,000 के करीब पहुंच गई है और इनका लक्ष्य ये है कि 20 साल में 1 करोड़ ये फंड जुटा लें। अभी 36 साल इनकी उम्र है, तो क्या सलाह रहेगी? और साथ ही इनका ये भी कहना है कि सालाना सिप में 10% स्टेप अप भी कर सकते हैं। देखिए दीपाली, ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर देखें तो टोटल 5 फंड्स पे निवेश किया है। 2 मिड कैप है। हम हमेशा कहते हैं कि एक ही कैटेगरी में आपके पोर्टफोलियो में 2 फंड्स नहीं होने चाहिए। ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा नहीं है, बट फिर भी सजेशन ये रहेगा कि चेंजेस करें। मैं सजेशन कहूंगा थोड़ी देर में। पहले तो अगर आप देखें तो लार्ज एंड मिड कैप में ओवरऑल 28% निवेश किया है, मिड कैप में 14, स्मॉल कैप में 28% और मल्टी एसेट में 28%। ये हिसाब से आप कैटेगरी को बना सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि मल्टी एसेट एक कैटेगरी को मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा उनके पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप टिल्ट उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो है तो हाई वॉलिटिलिटी रहेगी, वो ध्यान में रखना है। एएमसी ओवरऑल एएमसी कैटेगरी वाइज एलोकेशन प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं, डेफिनेटली गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। 1 लाख रुपया निवेश करना है। गोल्ड आगे जाके ऑलमोस्ट अगर 5 साल से 7 साल से 10 साल का व्यू है तो डेफिनेटली गोल्ड में बने रह सकते हैं। और अगर हम कहते हैं कि भाई आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड जैसा इन्वेस्टमेंट्स आपको काम आ सकता है। गोल्ड की फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 7,000 के SIP कर रहे हैं, 10% स्टेप अप के सोच रहे हैं। ओवरऑल 7,000 और 10% की स्टेप अप से करीबन 60 लाख का कॉर्पस बनता हुआ दिख रहा है 12% अनुमान से। तो कम से कम 40-45 लाख का शॉर्टफॉल है। तो कम से कम 1 करोड़ अगर उनको हासिल करना है 20 साल में और 12% अनुमान से भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं तो 12,000 की SIP की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे उनको ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्टेप अप करके ऐड करना होगा, तो ही वो टारगेट को हासिल कर पाएंगे। ऑल राइट, तो 12,000 की मिनिमम SIP की जरूरत आपको पड़ेगी सर। और साथ ही साथ जिस तरह से विरल जी ने बताया कि स्मॉल कैप में जो एक्सपोजर है उसको भी आपको थोड़ा कम करना होगा। अब बढ़ते आगे और एक ईमेल ले लेते हैं हमारे पास जी, तो ईमेल हम लेंगे उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं, कपिल झा दिल्ली से। सर स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। जी मैम, मैं तो ऑलरेडी आपको सवाल भेज रखा हूँ, तो उसमें कुछ चेंजिंग करने का है या सही है? ये थोड़ा रिवीजन करना था। ऑल राइट, तो पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहते हैं। 37 साल इनकी उम्र है। मंथली सिप की बात करें विरल जी तो 16,500 ये मंथली सिप कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब 20 लाख पहुंच गई है और 15 साल में इनका लक्ष्य 3 करोड़ का है। एक नजर डालेंगे इनके पोर्टफोलियो पर, कहां पर ये निवेश कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो में हम देखेंगे कि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा में 4,000, SBI ब्लू चिप फंड 4,000 और एक्सेस ब्लू चिप फंड 5,000 और इसके अलावा एक्सेस मिड कैप फंड 2,000 के साथ साथ ये SBI स्मॉल कैप में भी 1,500 की सिप कर रहे हैं और साथ ही साथ इनका एक मुश्त निवेश भी है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि जो अभी ये 2 लाख का एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं वो किन फंड्स में करें और जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है इनका क्या कुछ बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। देखिए पहले जो अच्छी बात है वो पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पे मैं कहूंगा कि बैलेंस उन्होंने ओवरऑल काफी अच्छा बनाया है ऑल द कैटेगरीज ऑल द कैप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। SIP का डिसिप्लिन डेफिनेटली उनको उन्होंने जो रखा हुआ है वो आगे भी उनको कंटिन्यू रखना है। ओवरऑल पोर्टफोलियो में चेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू से डुप्लीकेशन है यहाँ पे लार्ज कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है कि SBI का जो ब्लू चिप है वो फंड को कंटिन्यू करिए। एक्सिस के ब्लू चिप में से निकल सकते हैं। एक्सिस मिड कैप का भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज रहा है।
अगर वो फंड को भी यहाँ पे चेंज कर सके तो देखिए HDFC मिड कैप या तो कोटक इमर्जिंग, ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो SBI ब्लू चिप को उनको कंटिन्यू रखना है, कोटक फ्लेक्सी कैप का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंटिन्यू रखना है, फ्रैंकलिन प्राइमा गुड मिड कैप फंड कंटिन्यू रख सकते हैं, SBI स्मॉल कैप उसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं। हालांकि एक ही एमसीज के 2 फंड हो जाते हैं पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो कंटिन्यू रख सकते हैं। एक्सिस मिड कैप को HDFC मिड कैप से स्विच कर सकते हैं। फ्रैंकलिन प्राइमा और HDFC मिड कैप में ओवरलैपिंग नहीं है तो ये दोनों भी फंड रख सकते हैं ओवरऑल मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी लमसम 2 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से पराग परिक के फ्लेक्सी कैप में और ICICI का बैलेंस एडवांटेज जो फंड है उसमें कर सकते हैं। STP के तौर पर करिए 3 to 6 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो धीरे धीरे करके STP करके लमसम में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड के फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है और SIP जो वो कर रहे हैं उससे कम 1 करोड़ 90 लाख का 12% अनुमान से वो कॉर्पस जुटा पाएंगे। शॉर्टफॉल होगा कम से कम और एक करोड़ के आसपास का। तो 37,000 की ओवरऑल अगर SIP करते हैं तो 12% अनुमान से 17-18 सालों में वो उनका जो टारगेट है वो 3 करोड़ का वो हासिल कर पाएंगे। ऑल राइट, तो 37,000 के करीब आपको SIP की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से कुछ चेंजेस आपके पोर्टफोलियो में इन्होंने सजेस्ट करे हैं तो आप उस तरफ भी दे सकते हैं, जिसमें एक्सेस ब्लू चिप को फिलहाल आप एग्जिट कर सकते हैं और दूसरे ऑप्शन जो विरल जी की तरफ से बताए गए हैं उसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लगातार हम अपने इस खास शो में एक्सपर्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं दर्शकों के पोर्टफोलियो में, और आज जो सलाह दे रहे हैं वो है मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। अब सर कुछ ईमेल्स देख लेते हैं। हमारे पास जो पहली ईमेल आई है वो JK सारंगी जी की है भुवनेश्वर से। 59 साल के हैं ये और ये मंथली सिप कर रहे हैं 20,000। पोर्टफोलियो की वैल्यू की बात करें तो 17,65,000 है और इनका जो गोल है ये चाहते हैं कि अगले साल ये रिटायरमेंट लें, 2 बच्चों की शादी करनी है और साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद इनकी निवेश स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए इन्हें ये जानना चाह रहे हैं। नजर डाल लेंगे इनके पोर्टफोलियो पर तो ये अभी SBI फोकस इक्विटी में 15,000 और SBI लार्ज एंड मिड कैप में 5,000, SBI कॉन्ट्रा फंड 5,000 का ये निवेश कर रहे हैं और साथ ही साथ इनका एक मुश्त निवेश भी है ICICI प्रो इक्विटी और डेट फंड 4 लाख और इनके जो दूसरे इन्वेस्टमेंट है उसमें NPS शामिल है 31 लाख का ये अमाउंट है, बैंक में 5 लाख और PF 1.4 CR। तो जो इनके फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं उसके हिसाब से जो उन्होंने रखा है कि बच्चों की शादी करें, रिटायरमेंट प्लान करें, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? देखिए थोड़ा डिटेल प्लानिंग यहाँ पे बहुत जरूरत है क्योंकि ऑलमोस्ट वर्ष ऑफ रिटायरमेंट है, 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा प्लानिंग में यहाँ पे बदलाव की भी बहुत जरूरत है। देखिए 2 गोल्स उनके इम्पोर्टेंट है, एक तो डेफिनेटली रिटायरमेंट इनकम और 2 बच्चों की शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो है ये। SBI फोकस्ड में 15,000 की SIP, SBI लार्ज एंड मिड में 5,000 की और SBI कॉन्ट्रा में 5,000 की। तो ये 25,000 का जो इक्विटी का ओवरऑल एलोकेशन है ना वो बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिफाइन की है। देखिए आप पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ओवरऑल एलोकेशन करिए। आपके मंथली इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 40% डेट में इन्वेस्टमेंट करिए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 40% हाइब्रिड जैसे कैटेगरी में जा सकते हैं और लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कम से कम 20% की लिक्विडिटी रख सकते हैं, जिसमें आप बैंक में रख सकते हैं या आर्बिट्राज फंड्स जैसे फंड्स में निवेश कर सकते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट पोर्टफोलियो आपका इक्विटी में 30 to 35% होना चाहिए, हाइब्रिड में 30 to 35% होना चाहिए और डेट में 30 to 35% आप डेट में निवेश कर सकते हैं। रेकमेंडेशन एलोकेशन जो है वो ICICI का इक्विटी एंड डेट में आपको रखना है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में यहाँ पे रेकमेंडेड करूंगा ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। SBI का कंजर्वेटिव फंड जो है जो डेट कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं निवेश करने की सलाह दूंगा और जो SBI का कॉन्ट्रा फंड है फोकस्ड और कॉन्ट्रा उसमें मैं क्योंकि इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क है तो एक्सपोजर रिड्यूस करने को कहूंगा। 2 से 4 साल में वेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे आने वाले हैं तो प्योर डेट और आर्बिट्राज पॉइंट ऑफ व्यू से एलोकेशन कंजर्वेटिव हाइब्रिड जो मैंने फंड कहा वैसे वाले फंड्स में डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। HWP जो रेगुलर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है वो HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड से उनको करनी चाहिए आफ्टर 60 ईयर्स उनके हो जाएंगे।
तो फाइनल एडवाइस यही है, इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो रिड्यूस करना है, डेट का इंक्रीज करना है, लिक्विडिटी के लिए वेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विडिटी में निवेश रखना है आर्बिट्राज फंड में, और एसडब्ल्यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बैलेंस एडवांटेज फंड कहा वो रखना है। और एनपीएस और पीएफ तो डेफिनेटली काफी अच्छा फाउंडेशन बना सकता है रिटायरमेंट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल राइट, तो थोड़ा सा हर एक कैटेगरी, चाहे इक्विटी हो, हाइब्रिड हो, डेट हो, थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ किशोर जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर जलगांव से। किशोर जी, स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। बताएं। मैम, मैंने क्वेरी भेजी है मैडम, मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट्स है तो वो मैंने आपको डिटेल्स भेज दी है व्हाट्सएप पर। मैडम, ये मैं क्वेरी थी, अगर मैं इसके साथ अगर कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा अबाउट 8 ईयर्स से मेरे को अभी रिटायरमेंट में, और कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट है, कुछ SIP चालू है मेरी 51 ईयर्स बराबर। सर, टारगेट क्या है आपका? मैडम, रफली अबाउट 8-10 ईयर्स में उसको 50L तक पहुंचना चाहिए मैडम। सो एम आई ऑन द राइट ट्रैक या मुझको कुछ और करना पड़ेगा? ऑल राइट, तो सर एक नजर डालते हैं इनके पोर्टफोलियो पर। अभी ये मंथली सिप कर रहे हैं 4,000 की। अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 1,62,000 के पास है। और खास तौर पर ये भी जानना चाह रहे हैं कि एनपीएस में जाना इनके लिए सही रहेगा या फिर ये म्यूचुअल फंड का ऑप्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहाँ ज्यादा रिटर्न इनको चाहिए, क्योंकि अभी जो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम है और ये चाहते हैं अगले 5-10 साल में उसको 18 लाख तक लेकर जाया जाए। तो कौन से मोड में इनको जाना चाहिए? अभी जहां ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी के साथ जाएं या फिर थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे? डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप कहता हूं मैं। एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड ओके फंड है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी का निफ्टी फंड इंडेक्स वो भी काफी अच्छा फंड है, उसको भी रख सकते हैं। टाटा मिड कैप और सुंदरम मिड कैप, उसमें से टाटा मिड कैप को रखना है, सुंदरम मिड कैप में से निकल जाना है क्योंकि डुप्लीकेशन हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन मिड कैप में ओवर डाइवर्सिफिकेशन मैं कहूंगा। हाइब्रिड फंड्स के भी रिटर्न्स इतने ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल रिकमेंडेशन ये है, एचडीएफसी निफ्टी 50 और टाटा मिड कैप फंड को रखिए। फिर एसबीआई हाइब्रिड जो है उसको एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में रिप्लेस कर दीजिए। और फिर जो एजम्पशन निकल कर आएगा गोल्ड फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अराउंड 75 लाख की वैल्यू आप बना पाएंगे 11-12% से, अनुमान अगर लगा के ले 4,000 की एसआईपी से, तो डेफिनेटली 75 लाख जितना वैल्यू बन सकता है आने वाले जो उनके टारगेट है वो ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी उनका एक सवाल था एनपीएस और म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एनपीएस का हिस्सा कम होना चाहिए, म्यूचुअल फंड का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। लिक्विडिटी और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड अभी भी काफी अच्छा है। पास्ट परफॉर्मेंस डेफिनेटली फ्यूचर में गारंटेड नहीं होते हैं, बट कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एनपीएस थोड़ा कंजर्वेटिव रहा है रिटर्न्स देने में, तो म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर ज्यादा रखे, एनपीएस का कम रखे। हाफ ऑफ दैट आप रख सकते हैं, बट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों प्रोडक्ट्स अगर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एनपीएस एक रिटायरमेंट टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा बन सकता है। ऑल राइट सर, तो वक्त इतना ही है। थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला हमारे खास शो के लिए। सर, जाने से पहले आपकी टॉप 4 रिकमेंडेशन जानना चाहेंगे। डेफिनेटली मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 टॉप फंड्स मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी। डेफिनेटली निवेशकों को अपने रिस्क प्रोफाइल जानने की जरूरत है और उसको अकॉर्डिंगली रिटर्न्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे वो देखना जरूरी है। कैनरा फोकस फंड, आज हमने फोकस फंड की बात की, कैनरा फोकस फंड देख सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन का मल्टी कैप और व्हाइट ओक का मल्टी एसेट फंड। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जल्द होगी मुलाकात। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।